हेलो एवरीवन। आज जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आप लोगों के साथ जे एडवांस 2024 का पेपर 2 के वीडियो सॉल्यूशंस की बात करने जा रहे हैं। वन बाय वन केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर को समझते हुए चलते हैं। क्या क्या क्वेश्चन ने पूछा था और किस तरह से हमें उसे अप्रोच करना चाहिए था। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, अकॉर्डिंग टू द बोहर मॉडल द हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी इज एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक स्ट्रक्चर से क्वेश्चन था, कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं, आसान क्वेश्चन था। बेसिक फॉर्मूले पे भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। सबसे पहला थीम मैं आपके सामने रखूं तो कुछ ऐसा कह सकता हूं, क्या टोटल एनर्जी विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो क्या मैं काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखूं, क्योंकि टोटल एनर्जी इज माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो मैं इसको लिख सकता हूं 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन आपके पास आ गया। अब पहला कहते हैं फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। फर्स्ट ऑर्बिट का मतलब एन का वैल्यू 1 हो गया, हाइड्रोजन एटम है तो जेड का वैल्यू 1 हो गया। तो ए वाले पार्ट के लिए मैं काइनेटिक एनर्जी लिखूं तो कुछ ऐसा आएगा, क्या 13.6 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर, सो योर आंसर कम्स आउट टू बी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैं सेकेंड ऑप्शन की बात करूं, कहता है फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस, तो काइनेटिक एनर्जी 13.6, हीलियम के लिए जेड का वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर, फर्स्ट ऑर्बिट है तो एन का वैल्यू 1, तो ये वैल्यू कुछ ऐसा हो जाएगा 13.6 इंटू 4, दैट इज 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है क्या? नाउ सी वाले पार्ट की बात करूं, सेकंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस, तो काइनेटिक एनर्जी कम्स आउट टू बी 13.6 सेकंड ऑर्बिट, तो बाय 2 स्क्वायर, हीलियम प्लस के लिए जेड का वैल्यू 2 तो 2 का स्क्वायर, तो ये आंसर अगेन 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। क्या डी ऑप्शन में कहता है सेकंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2 प्लस, तो काइनेटिक एनर्जी 13.6, लिथियम के लिए जेड का वैल्यू 3, 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकंड ऑर्बिट यानी 2 का स्क्वायर, दैट वैल्यू कम्स आउट टू बी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सवाल वाला कहता है हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी बता दीजिए। इन चारों में सबसे ज्यादा डेटा मेरे पास 54.4 है क्या, सो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी आपसे इस क्वेश्चन में पूछी थी। इसी में सेकंड क्वेश्चन है, इन ए मेटल डेफिशिएंट ऑक्साइड सैंपल MxY2O4 M and Y are metals. M is present in +2 and +3. Y is present in +3. Fraction of M2 plus is 1/3. The value of X, ये X का वैल्यू आपको बताना है। आप ऐसा सोचकर देखना, MxY2O4 में जो ये Mx है, इस पे टोटल पॉजिटिव चार्ज निकाल लूं क्या? टोटल पॉजिटिव चार्ज कैसे लिखोगे? क्या मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूं क्या, M का जो भी चार्ज है, M का जो भी चार्ज है, टोटल चार्ज किसका, M का, प्लस ऑफ Y का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +3, सो +3 इंटू कितने हैं, 2, प्लस एक ऑक्सीजन पे चार्ज है -2, 4 इंटू -2, कंपाउंड न्यूट्रल है, इक्वल्स टू 0। तो यहां से M का टोटल चार्ज आप लोगों के पास कुछ ऐसा आ रहा है क्या, +2। M का जो भी टोटल चार्ज है वो +2 आ रहा है। M जो है ना, M वो दो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स में है, M +2 में है, M +3 में है। M +3 में सवाल वाला कहता है +2 वाले का फ्रैक्शन कितना है, 1/3। तो मैं कुछ ऐसा कह दूं, टोटल x है, M +2 कितना है, 1/3, तो x/3 हो गया, तो बचा कुचा कितना, 2x/3 +3 में हो जाएगा क्या। M +2 पे फ्रैक्शन कितना आ रहा है, x/3, तो उसका टोटल चार्ज कुछ आप ऐसा लिख सकते हैं क्या, x/3 फ्रैक्शन है, टोटल चार्ज कितना, +2, प्लस ऑफ 3 वाला कितना है, 2x/3 इंटू कितना, +3, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू कम्स आउट टू बी 3/4, दैट इज 0.75, सो करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन। किया क्या है मैंने, फिर देखना, MxY2O4 था जिसमें M +2 +3 में था, Y +3 में था, टोटल चार्ज M के कारण +3 इंटू 2, 4 इंटू -2 इक्वल्स टू 0, टोटल चार्ज M का आ गया। बस उसमें कौन कौन है, +2 वाला है, +3 वाला है, दोनों को इक्वेट करके x का वैल्यू मैंने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। सो करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन। क्वेश्चन कह रहा है, इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस द मेजर प्रोडक्ट Q। एक आसान क्वेश्चन, जे एडवांस का थर्ड क्वेश्चन पेपर 2 का एक आसान क्वेश्चन आपके सामने है। कहता है L ग्लूकोज है, दोस्त L ग्लूकोज है, रेड PHI डालकर हीट करता हूं तो पता है क्या बनता है, देखो मैं लिख देता हूं, L ग्लूकोज में चाहे D ग्लूकोज हो चाहे L ग्लूकोज हो, HI डालकर हीट कर रहा हूं, रेड PHI डालकर हीट कर रहा हूं, प्रोडक्ट वुड बी एल्केन, हेक्सेन बन जाएगा क्या, हेक्सेन। और ये रिएक्शन भी एनसीईआरटी में गिवन है, सेम एज इट इज Cr2O3
एट अ टेम्परेचर 775 केल्विन, 10 to 20 एटमॉस्फेयर, 10 to 20 एटमॉस्फेयर प्रेशर एरोमेटाइज कर देता है। एरोमेटाइज करने के बाद क्या बन जाता है, बेंजीन, यानी पी कंपाउंड और कुछ नहीं बेंजीन है। और सवाल वाला कहता है क्लोरीन डालिए, क्लोरीन डालिए, क्लोरीनेशन करवाइए लाइट में, और लाइट में क्लोरीनेशन करवाते हैं ना, क्लोरीनेशन लाइट में। अब कोई कहेगा एक्सेस में, लिखा है साफ साफ एक्सेस में लिखा है, आप साइक्लोहेक्सेन के हर कार्बन पर क्लोरीन लगा दीजिए, बन गया कंपाउंड, बन गया कंपाउंड। डी इज द राइट आंसर। एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आसान क्वेश्चन, जेईई एडवांस का एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आसान क्वेश्चन आपके सामने। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्पीशीज फॉर्म्ड ऑन फ्लोरिनेशन ऑफ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड इन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखो कैसे अप्रोच करना है। एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ, शायद आपको पता भी हो, PCl5 जो सॉलिड है ना, PCl5 सॉलिड वो एग्जिस्ट करता है PCl4 प्लस एंड PCl6 माइनस। PCl5 सॉलिड एग्जिस्ट करता है PCl4 प्लस एंड PCl6 माइनस। अब सवाल वाला कहता है इसका फ्लोरिनेशन करवाइए। दोस्त इसका फ्लोरिनेशन करवाइए। पॉइंट समझना, पॉइंट क्या है। जब मैं फ्लोरिनेशन करवा रहा हूं तो मैं कुछ ऐसा कहूंगा, या फ्लोरीन एक बहुत बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, फ्लोरीन एक बहुत बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और यहां फॉस्फोरस जो है ना, यहां फॉस्फोरस अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +5 में बैठा हुआ है। फ्लोरिनेशन में करवाऊंगा, फॉस्फोरस ऑलरेडी अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में बैठा है, तो F2 का तो कोई रोल है नहीं, F2 का तो कोई रोल है नहीं, तो रोल किसका है फ्लोरिनेशन में। समझना, फ्लोरिनेशन में करवा क्या रहा हूं मैं, आपके सामने कुछ ऐसा लिखता हूं, देखना, कंटेनर PCl4 प्लस PCl6 माइनस। अब फ्लोरिनेशन नहीं हो सकता, फॉस्फोरस अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में बैठा है, तो पता है कौन आएगा रिएक्शन करने, F माइनस। कौन? F माइनस दोस्त, F माइनस आएगा रिएक्शन करने दोस्त, F माइनस आएगा। अब सोचकर देखना, अब सोचकर देखना, जब आप F माइनस आएगा तो आप मेरे को सोचकर बता सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाकर बता सकते हैं, F माइनस PCl4 प्लस के साथ रिएक्शन करेगा या PCl6 माइनस के साथ, क्योंकि हमें पता है ये अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर करते हैं। तो F माइनस ये PCl4 प्लस के साथ रिएक्शन करेगा क्या, धीरे धीरे करेगा क्या, धीरे धीरे करेगा क्या, वो सोचना। जब भी PCl4 प्लस के साथ रिएक्शन करने आएगा तो एक प्रोडक्ट में ऐसा लिख सकता हूं कि ध्यान से देखें तो PCl4F2 माइनस, PCl4F2 माइनस, स्टिल ये किसमें है, +5 के अंदर है। अब PCl4 प्लस की रिएक्शन F माइनस के साथ हुई थी, वन ऑफ द प्रोडक्ट मिल गया, वन ऑफ द आयन मिल गया PCl4F2 माइनस। अब क्योंकि PCl4 प्लस सॉल्यूशन में बहुत सारे हैं, तो एक कैटायनिक पार्ट इसके साथ रख दीजिए, दैट इज PCl4 प्लस, एक कैटायनिक पार्ट इसके साथ रख दीजिए। अच्छा, इसमें थोड़ा बहुत और दिमाग लगाऊं तो ऑप्शन एलिमिनेशन भी कर सकता हूं मैं, ऑप्शन एलिमिनेशन से भी इस क्वेश्चन को कर सकता हूं। कोई कहेगा ऐसी रिएक्शन तो हमने कभी पढ़ी भी नहीं, हो सकता है आपने कभी ना पढ़ी हो, बट आप इसको ऑप्शन एलिमिनेशन से बहुत आसानी से कर सकते हैं। कैसे? यहाँ फॉस्फोरस PCl3 +3 में कभी नहीं हो सकता, +3 में कभी नहीं हो सकता, अरे आप तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर रहे हैं ना F2, कैसे नीचे जाएगा, नहीं जाएगा। दो ऑप्शंस तो हटा दिए। अब तीसरे वाले पार्ट को देखना, तीसरे वाले पार्ट को देखूं तो यहाँ कुछ ऐसा कहना चाह रहा है कि PF6 माइनस बन गया, PF6 माइनस, और अगले पार्ट में कहते हैं PF4 प्लस, और जबकि वो तो क्या है PCl4 प्लस है ना, जो दूसरा बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है PCl4 प्लस के, तो एज इट इज रहेंगे। सर एक केस ऐसा भी तो हो सकता है, एक केस ऐसा भी तो हो सकता है कि ये F माइनस है ना, F माइनस कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का कॉम्प्लेक्स बनाए। कैसे? 4 तो थे 2 और आ जाए, 4 तो थे 2 और आ जाए, एंड कुछ ऐसा स्पीशीज भी बन सकता है क्या, PCl4 प्लस एंड PF6 माइनस। आप समझना मैं इसमें क्या समझाना चाह रहा हूँ, ये क्वेश्चन है कैसे, क्वेश्चन को कैसे अप्रोच कर रहे हैं। हमें पता था PCl5 सॉलिड एग्जिस्ट करता है कैटायन और एनायन में, अच्छी बात है, +5 में अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में बैठे, हम खुश हैं, बहुत बढ़िया बात। फ्लोरिनेशन करवाया, फ्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसको और ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, तो पता है रिएक्शन करने कौन आ रहा है, रिएक्शन करने F माइनस आ रहा है। F माइनस है तो ये कैटायन वाले पार्ट के साथ रिएक्शन करेगा, कर क्या रहा है, PCl4F2 माइनस बनाया, PF6 माइनस बनाया, तो ये जो कैटाइनिक पार्ट PCl4 प्लस और भी बहुत सारे पड़े हैं, तो इसके साथ अटैच करते हुए लिख दिया PCl4 प्लस, PCl4 प्लस। इस लॉजिक से देखूं तो आंसर सेकंड ऑप्शन हो जाएगा क्या। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन कह रहा है एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन N2H4 इज इलेक्ट्रोकेमिकली ऑक्सीडाइज्ड बाय O2 thereby releasing chemical energy in the form of electrical energy. One of the product generated from the electrochemical reaction is N2. कोई एक प्रोडक्ट दे रखा है N2। अब ध्यान से सोचना है कहना क्या चाह रहा है, इलेक्ट्रोकेमिकली ये काम करवाया है, क्या काम करवाया है,
N2H4 इज इलेक्ट्रोकेमिकली ऑक्सीडाइज्ड बाय O2 और वन ऑफ द प्रोडक्ट क्या मिल रहा है N2। सोचकर देखना N2H4 ऑक्सीडाइज किस में हो गया N2 में, नाइट्रोजन गैस में N2H4 और बाकी प्रोडक्ट मैं रिएक्शन को बैलेंस करते हुए लिखूं तो 2H2O लिख सकता हूं क्या। ये रिएक्शन आप देखेंगे और बैलेंस हो चुकी है। क्या मैं यहाँ पर कुछ ऐसा कहूँगा नाइट्रोजन तो ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडेशन में जा रहा है, -2 से 0 में, ऑक्सीजन 0 से -2 में ये रिडक्शन हो रहा है क्या, रिडक्शन हो रहा है क्या। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत फंडामेंटली तैयार किया है जेईई एडवांस के द्वारा। मतलब यदि आपको एक कंप्लीट सेल रिएक्शन दे रखी है और आपको उसको तोड़ना नहीं आता, मतलब कैथोड और एनोड में ब्रेक करना नहीं आता, तो आप पाएंगे क्वेश्चन आपके लिए बहुत मुश्किल है। और यदि आपको इसको ब्रेक करना आता है तो आप पाएंगे क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान है। एनोड पर रिएक्शन में लिखता हूँ, एनोड पर कुछ ऐसा होगा क्या, ये N2H4 कन्वर्ट हो रहा है N2 गैस में, 2 है तो 4 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज लिख दूं क्या, 4 हैं तो 4OH माइनस और बैलेंस करने के लिए लिखूं तो 4 है तो 4H2 और आप ध्यान से देखें तो ओवरऑल रिएक्शन बैलेंस भी हो चुकी है। अब कैथोड पर देखना, कैथोड पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये O2 गैस वही 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगी, यही वही O2 गैस 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगी और 4OH माइनस बनाएगी और मैं यहाँ 2H2O लिख दूं क्या, 2H2 और आप पाएंगे ओवरऑल रिएक्शन वही नजर आएगी जो है, जो कट रहे हैं उसको कट कर दीजिए, 4OH माइनस से 4OH माइनस, 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन, आपको ओवरऑल रिएक्शन फिर नजर आ रही है। N2H4 O2 के साथ रिएक्शन कर रहा है, O2 के साथ रिएक्शन कर रहा है, क्या दे रहा है N2 प्लस 2H2। ये ओवरऑल रिएक्शन है, मैंने इसको सेपरेट करते हुए लिखा कैथोड और एनोड के लिए। अब एक एक स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, बहुत फंडामेंटल स्टेटमेंट कहता है OH माइनस रिएक्ट्स विद N2H4 एट एनोड, एनोड पर OH माइनस N2H4 के साथ रिएक्शन करके N2 बना रहा है और पानी बना रहा है, रिलीजिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स टू द कैथोड टू द एनोड। सही बात है, बिल्कुल सही बात है, जो लिखा है वही हो रहा है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। सेकंड ऑप्शन कहता है कैथोड पर है ना N2H4 ब्रेक करता है N2 में और नीसेंट हाइड्रोजन, ये जो नीसेंट हाइड्रोजन टर्म है बहुत बेकार है, मत देखिए इसको। कहता है नीसेंट हाइड्रोजन रिलीज्ड एट द इलेक्ट्रोड रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। अरे कैथोड पर कहाँ हो रही है नीसेंट हाइड्रोजन रिलीज, नहीं हो रही, छोड़ दीजिए, गलत आंसर। थर्ड ऑप्शन पढ़िए, कैथोड पर मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन कन्वर्ट हो रहा है OH माइनस में, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन किस में कन्वर्ट हो रहा है OH माइनस में, बिल्कुल सही बात है। फोर्थ ऑप्शन पढ़ना, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन आर द मेजर बाई प्रोडक्ट्स। अरे भैया प्रोडक्ट तो N2 और वाटर मिल रहा है, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन तो मिला ही नहीं, बकवास बात। तो करेक्ट आंसर कौन कौन से हैं, A एंड C। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, A एंड C। ये क्वेश्चन कह रहा है कि द ऑप्शंस विद करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन P to Q। ये P है, ये Q है, दिस इज नथिंग बट P, ये कंपाउंड P है और ये Q है। अब अपने को कन्वर्जन करना है, अब समझना कैसे। ABCD ऑप्शन में कुछ सेट ऑफ रिएजेंट्स हैं, वन बाय वन मैं इनका यूज करूंगा और आपको सिखाता हुआ चलूंगा। गिवन कंपाउंड में देखना, इस गिवन कंपाउंड में पहला ऑप्शन में ले रहा हूं लिंडलार कैटलिस्ट। लिंडलार कैटलिस्ट मैं इसके अंदर ऐड कर दूं तो लिंडलार कैटलिस्ट मैं LC लिख रहा हूं। लिंडलार कैटलिस्ट क्या करता है, एल्काइन को एल्कीन में बेचता है, एल्काइन को कहां बेचता है, सिस एल्कीन में, और एसिड क्लोराइड को बेचता है एल्डिहाइड में। ठीक है, यहाँ एसिड क्लोराइड तो है नहीं पर एल्काइन है, उसको सिस एल्कीन में भेजना। देखना मैं कंपाउंड ड्रॉ कर रहा हूं, ये डबल बॉन्ड O, ये एस्टर वाला ग्रुप, ठीक है। इस कंपाउंड को देखना मैं सिस एल्कीन में बना दे रहा हूं, ये एल्काइन 1 2 3 कार्बन के साथ, ये COET। क्या किया मैंने, ये कार्बन एज इट इज, ये एल्काइन में जो 2 कार्बन थे उनको सिस एल्कीन में बदला, 1 2 3 कार्बन बाहर, 1 2 3 कार्बन थे, 1 2 3 कार्बन रखा। ठीक है, नीचे वाला पार्ट भी कुछ ऐसा ही नजर आएगा, 1 2 3 और ये साइनाइड। क्लियर है। लिंडलार कैटलिस्ट ऐड करने पर हुआ क्या है, सिर्फ एल्काइन को भी सिस एल्कीन में बदला है। एरो के बाद लिखा है SnCl2 प्लस ऑफ HCl, SnCl2 प्लस HCl स्टीफन रिडक्शन है, ये साइनाइड को भेजता है एल्डिहाइड में। भाई जब आप SnCl2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl करेंगे ना, तो इसका काम सिर्फ इतना सा है कि सिर्फ साइनाइड को भेजेगा किसमें, एल्डिहाइड में। समझना, मैं वापस कंपाउंड बना रहा हूं, एक दो तीन। अब स्टीफन रिडक्शन करने के बाद इतना हो गया, ठीक है सर।
अब कहता है सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड रिड्यूस करेगा इनमें से किन किन को, कीटोन को रिड्यूस कर देगा, देखना कीटोन को रिड्यूस कर देगा, सोडियम बोरोहाइड्राइड कीटोन को रिड्यूस कर देगा, बट एस्टर को रिड्यूस नहीं कर पाएगा। सोडियम बोरोहाइड्राइड एस्टर को रिड्यूस नहीं कर पाएगा, और जबकि फाइनल कंपाउंड में तो एस्टर रिड्यूस होना चाहिए था, OH आना चाहिए था। क्या मैं इस लॉजिक से कह सकता हूं कि फर्स्ट ऑप्शन मेरा आंसर नहीं है? सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, फिर सुनना। इस कंपाउंड में जब आप सोडियम बोरोहाइड्राइड डालोगे तो कीटोन रिड्यूस हो जाएगा, एल्डिहाइड रिड्यूस हो जाएगा, एस्टर चलो छोड़ो, लास्ट में हाइड्रोलिसिस से काम चला सकता हूं, बट सोडियम बोरोहाइड्राइड एस्टर को रिड्यूस नहीं कर पाएगा, एस्टर को रिड्यूस नहीं करेगा, और जबकि मुझे OH चाहिए था, तो मेरा ए ऑप्शन यहाँ से डिस्कार्ड हो गया। चलो मैं सेकंड ऑप्शन पे आता हूँ। सेकंड ऑप्शन को ध्यान से समझना। अब मैं इसी पार्ट में ना सेकंड ऑप्शन का चेंज कर रहा हूँ। मैं सेकंड ऑप्शन में पहली स्टेप में तो वापस लिंडलार कैटलिस्ट लिखा है, ये लिंडलार कैटलिस्ट वाला कंपाउंड। अब ये वाला पार्ट में एक बार हटा देता हूँ, फॉर ए चेंज में हटा दे रहा हूँ ताकि आप रिलेट कर पाए। ये OET सेकंड ऑप्शन के लिए मैं यहाँ पर हाइड्रोलिसिस कर रहा हूँ, देखना। और जब मैं हाइड्रोलिसिस करूंगा तो पॉइंट समझना, क्या एस्टर की हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, क्या इस एस्टर की हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, ओके इस एस्टर की भी हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, तो दोस्त आपको कुछ ऐसा नजर आएगा क्या, ये कीटोन एज इट इज, ये OH, ये C डबल बॉन्ड OH 1 2 3 कार्बन के साथ, साइनाइड की हाइड्रोलिसिस करने पर क्या आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है क्या, 1 2 3 कार्बन के साथ। चलो इसका भी हाइड्रोलिसिस हो गया। अब अगले स्टेप में SnCl2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl, SnCl2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl तो सिर्फ साइनाइड को करता था, और साइनाइड बचा ही नहीं, तो मैं आगे रिएक्शन नहीं करवा पा रहा, साइनाइड बचा ही नहीं, तो मैं सेकंड ऑप्शन में आगे रिएक्शन ही नहीं करवा पा रहा, तो सेकंड ऑप्शन भी मेरा डिस्कार्ड हो गया, क्योंकि SnCl2 मेंशन्ड है और मैं उससे आगे रिएक्शन नहीं करवा पा रहा, इसलिए सेकंड ऑप्शन भी मैंने डिस्कार्ड कर दिया। पता लगा मैं कैसे इस ऑप्शंस को बता रहा हूँ, क्लियर है। चलो अब चलते हैं तो अगले ऑप्शन की तरफ। सी ऑप्शन में पहली स्टेप में सोडियम बोरोहाइड्राइड है, पहली स्टेप में सोडियम बोरोहाइड्राइड है, तो इसमें जब सोडियम बोरोहाइड्राइड डालूंगा, देखना मैं सी ऑप्शन लिखने जा रहा हूँ। सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज करते हुए इस कंपाउंड में क्या यूज किया है, सोडियम बोरोहाइड्राइड। और दोस्त जब इस कंपाउंड में सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज किया है तो आपको कंपाउंड ऐसा नजर आएगा, कीटोन रिड्यूस हो गया होगा 2 डिग्री अल्कोहल में, एस्टर एज इट इज, एस्टर एज इट इज, ये एस्टर एज इट इज, 1 2 3 सही है, साइनाइड एज इट इज 1 2 3। चलो अब सोडियम बोरोहाइड्राइड के बाद सवाल वाले ने क्या लिखा, SnCl2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl। अब मैं यहाँ पर SnCl2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl लिखता हूँ, वो किसको रिड्यूस करेगा दोस्त, साइनाइड को, साइनाइड को किस में कन्वर्ट कर देगा, एल्डिहाइड में, साइनाइड को किस में कन्वर्ट करेगा, एल्डिहाइड में। तो क्या बाकी सारा ग्रुप एज इट इज, ये रहा OH, ये एस्टर एज इट इज, 1 2 3 1 2 3, ये एस्टर एज इट इज, 1 2 3, और ये एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड। कितना पता लग गया, SnCl2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl, साइनाइड को कन्वर्ट किस में किया, एल्डिहाइड में। ठीक है, रुकना नहीं। अब कहते हैं हाइड्रोलिसिस करिए, अब कहते हैं हाइड्रोलिसिस करिए, तो दोस्त मैं जब हाइड्रोलिसिस करूंगा तो ये एस्टर वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये HOH में, ये एस्टर वाला बॉन्ड भी ब्रेक हो जाएगा HOH के अंदर। तो हाइड्रोलिसिस के बाद आपको कंपाउंड कुछ ऐसा नजर आएगा कि ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ये कीटोन से अल्कोहल, ये भी अल्कोहल, 1 2 3, ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है सर, एक दो तीन, और ये बन गया एल्डिहाइड। ठीक है सर, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है लिंडलार कैटलिस्ट यूज करिए, समझना, मुझे OH चाहिए था, OH है, OH चाहिए था, OH है, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, बहुत बढ़िया। और लास्ट स्टेप दोस्त मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ, लिंडलार कैटलिस्ट। लिंडलार कैटलिस्ट इस एल्काइन को किसमें भेजता है, सिस एल्कीन में, और ये सिस एल्कीन बना रखा है क्या, ये सिस एल्कीन बना रखा है, तो मैं खुलेआम लिख सकता हूँ क्या, मेरा आंसर थर्ड ऑप्शन हो चुका है, मेरा आंसर थर्ड ऑप्शन हो चुका है। क्या क्या किया फिर देखना, मैंने पहले क्या यूज किया, सोडियम बोरोहाइड्राइड, जिसने सिर्फ और सिर्फ इस कीटोन को रिड्यूस किया अल्कोहल में। ठीक है, SnCl2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl, साइनाइड को रिड्यूस कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है एल्डिहाइड में।
फिर आपने हाइड्रोलिसिस कर दी, फिर लिंडलार कैटलिस्ट डालोगे तो सिस एल्कीन वाला ये कंपाउंड मिल जाएगा। क्या लिंडलार कैटलिस्ट डालते ही आपको क्यू कंपाउंड मिल जाएगा। आंसर थर्ड ऑप्शन मेरा आंसर आ चुका है। ठीक है, अब मुझे फोर्थ ऑप्शन भी चेक करना है। आइए फोर्थ ऑप्शन भी अब चेक कर लेते हैं। फोर्थ ऑप्शन देखते हैं क्या कह रहा है। मैं डी ऑप्शन डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहला स्टेप लिंडलार कैटलिस्ट, हालांकि ये काम हम कर चुके हैं, फिर भी एक बार करते हैं। इसके अंदर लिंडलार कैटलिस्ट ऐड कर रहा हूँ। लिंडलार कैटलिस्ट जो एल्काइन को सिस एल्कीन में कन्वर्ट करेगा। मैं कंपाउंड फिर बनाता हूँ दोस्त, क्या करूँ, एग्जामिनर ने इतनी बार बनवाया तो हमें भी बनाना पड़ेगा। ये कीटोन एज इट इज, ये एस्टर एज इट इज, कोई चेंज नहीं। अच्छा उसके बाद क्या ये सिस एल्कीन बना दूं क्या? 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3 के बाद ये बन गया एस्टर। 1 2 3 और ये बन गया है साइनाइड। ठीक है, देखना 1 2 3 है तो बस यहाँ पर भी 1 2 3 है। चलो लिंडलार कैटलिस्ट के साथ एक कंपाउंड बना। अच्छा उसके बाद कहते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड SBH इनमें से सिर्फ एक फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करेगा, वो है कीटोन। कीटोन को रिड्यूस करके किसमें? 2 डिग्री अल्कोहल। 2 डिग्री अल्कोहल मैं कंपाउंड मेरे को दोबारा बनाना है, दोबारा देखना। ये सिर्फ 2 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। ये कंपाउंड एज इट इज 1 2 3 एस्टर एज इट इज, साइनाइड एज इट इज 1 2 3। ठीक है, सोडियम बोरोहाइड्राइड के बाद कहता है SnCl2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl। SnCl2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl, अब आपको याद भी हो गया होगा, साइनाइड को किसमें कन्वर्ट करेगा? एल्डिहाइड में। SnCl2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl क्या कर रहा है? क्या साइनाइड को एल्डिहाइड में भेजेगा, और लास्ट स्टेप है हाइड्रोलिसिस। चलो मैं काम करूं, मैं दोनों स्टेप एक साथ लिख दूं, विद हाइड्रोलिसिस। 2 स्टेप्स एक साथ यूज कर रहा हूं, 2 स्टेप्स। पहले पार्ट समझना, ये कीटोन एज इट, कीटोन से अल्कोहल बन गया था, एस्टर की हाइड्रोलिसिस कर दी OH। ये वाला पार्ट एज इट इज 1 2 3 1 2 3। इस एस्टर की भी हाइड्रोलिसिस होगी तो क्या मैं यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड लिख दूं क्या? 1 2 3 साइनाइड SnCl2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl, SnCl2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl एल्डिहाइड बनाता है क्या? 1 2 3। चलो ये कंपाउंड आपको फिर से क्यों मिल गया क्या? ये कंपाउंड और कोई नहीं, क्यों मिल गया क्या? तो आप ध्यान से सोचें तो आपको 2 सेट ऑफ रिएजेंट्स ऐसे हैं, जो इस P कंपाउंड का कन्वर्जन, ये P कंपाउंड है, P कंपाउंड का कन्वर्जन क्या दे रहे हैं आपको? Q कंपाउंड दे रहे हैं। पता लगा ये क्वेश्चन? एक अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा सा मेहनत का क्वेश्चन, बट रिड्यूसिंग एजेंट वेस्ट, एक अच्छा क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन कह रहा था कंपाउंड हैविंग परऑक्साइड लिंकेज। मान लेना JEE एडवांस में इससे आसान क्वेश्चन नहीं आ सकता दोस्त, इससे आसान क्वेश्चन नहीं आ सकता। परऑक्सी लिंकेज पे बेस्ड क्वेश्चन हर टीचर आपको पढ़ाते हैं, आपके क्लास नोट्स में क्वेश्चन डायरेक्टली आपको मिल जाएगा। कुछ कंपाउंड्स दे रखे हैं, सल्फर के ऑक्सी एसिड्स हैं, आप उनके अंदर परऑक्सी लिंकेज अपने को फाइंड करनी है। आइए एक एक स्ट्रक्चर बनाते हुए देखते हैं, आपको परऑक्सी लिंकेज अपने आप दिख जाएगा। पहला कंपाउंड है H2H2O7, दिस इज H2H2O7। अच्छा परऑक्सी लिंकेज है कौन सी? ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन लिंकेज, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन लिंकेज, यानी ए ऑप्शन में तो नहीं है। अच्छा मैं सेकंड ऑप्शन की बात करूं, तो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये रहा, ये रही परऑक्सी लिंकेज, यानी सेकंड ऑप्शन तो आएगा, यानी सेकंड ऑप्शन तो मेरा आ जाएगा। मैं थर्ड ऑप्शन की बात करूं H2S2O5, H2S2O5 में भी नहीं है। लास्ट बात करता हूं H2SO5, ये रहा H2SO5, 3 2 5, बिल्कुल सही बात है, ये रहा परऑक्सी लिंकेज, यानी 2 ऑप्शंस आपके करेक्ट हो जाएंगे, बी एंड डी आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन। अब कोई कहेगा हमें स्ट्रक्चर याद नहीं होती तो हम कैसे करते? मैं आपको एक पॉइंट बता देता हूँ, परऑक्सी लिंकेज आप उन कंपाउंड्स में देख पा रहे होंगे जिनमें उनके मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर आ जाए। मतलब आप अपने मेथड से निकालिए, जिस मेथड से आप जानते हैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, 7 2 जा 14, 14 में से 2 गए तो 12, यहाँ +6 आ रहा है क्या? +6 आ रहा है। 8 दूनी 16, 16 में से 2 गए तो 14, +7 आ रहा है क्या? 5 दूनी 10, 10 में से 2 गए तो 8 या 4 आ रहा है क्या?
5 दूनी 10, 2 गए तो 8 + 8 आ रहा है। अरे मैक्सिमम हो ही नहीं सकता, मैक्सिमम से ज्यादा हो ही नहीं सकता। और ये भी हम बस अपने मेथड से जुगाड़ के लिए बता रहा हूँ। इन सब में ऑक्सीडेशन स्टेट तो आपको +6 देखने को मिल जाएगा, बट पॉइंट क्या है, डायरेक्ट आपको करना था तो कैसे करना, मैक्सिमम से ज्यादा आ जाए, मैक्सिमम से ज्यादा आ जाए तो पक्का पैरोक्सी है। ठीक है, सिर्फ मेथड से लिखे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, करेक्ट स्ट्रक्चर बनाते हुए हम आंसर करेंगे। करेक्ट आंसर इज बी एंड डी। क्लियर है। क्वेश्चन कह रहा है टू फॉर्म ए कंप्लीट मोनोलेयर ऑफ एसिटिक एसिड ऑन 1 ग्राम ऑफ चारकोल 100 ml of 0.5 मोलर एसिटिक एसिड वाज यूज्ड। इतना ml एसिटिक एसिड यूज किया गया है। कुछ एसिटिक एसिड अनएब्जॉर्ब रह जाता है, जो एब्जॉर्ब नहीं होता, एड्जॉर्ब नहीं होता, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इतना NaOH यूज कर रहे हैं। सोच कर देखना, NaOH का भी n फैक्टर 1, एसिटिक एसिड का भी n फैक्टर 1, तो कितना बच गया वो मैं लिखता हूं अनएब्जॉर्ब्ड एसिटिक एसिड के मोल्स कितने बच गए, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इज मिलीमोल्स। तो मैं लिख रहा हूं 1 मोलर है, वॉल्यूम 40/1000 लिख दूं, 40/1000 लिख दूं तो 4 × 10⁻² मोल्स हो गए क्या। अच्छा, इतने टोटल लिए थे, इतने बच गए, इतने टोटल लिए थे, इतने बच गए, तो एड्जॉर्ब कितने हुए हैं, एड्जॉर्ब्ड एसिटिक एसिड के मोल्स टोटल्स कितने थे, टोटल इतने थे क्या, 100 ml/1000 इंटू हाफ मोलर माइनस कितना 4 × 10⁻², ये 50/1000 हो गया क्या, 50/1000 माइनस 40/1000 तो 10⁻² मोल्स एड्जॉर्ब हुए, ये पता लग गया। बच इतने गए, टोटल इतने लिए तो एड्जॉर्ब हो गए आपके पास। अच्छा, एक डेटा और दिया सरफेस एरिया, क्या मैं ऐसा लिख दूं, देखना सरफेस एरिया ऑफ 1 मोल, 1 मोल के कॉरस्पॉन्डिंग सरफेस एरिया कितना यूज हो रहा है, 1.5 × 10⁻² डिवाइडेड बाय 10⁻²। ये तो इतने मोल्स के कॉरस्पॉन्डिंग था ना, 1 मोल के कॉरस्पॉन्डिंग सरफेस एरिया आप ऐसा लिख सकते हैं क्या, 1.5 10⁻⁴। अच्छा, सवाल वाला क्या पूछता है, सवाल वाला कहता है इफ ईच मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एसिड ऑक्यूपाइज इतना सरफेस एरिया, एक मॉलिक्यूल का निकालना है, तो सरफेस एरिया ऑक्यूपाइड बाय एसिटिक एसिड ऑफ 1 मॉलिक्यूल, मेरे को 1 मॉलिक्यूल के लिए लिखना है, 1 मोल का मतलब एन मॉलिक्यूल्स, 1 मॉलिक्यूल का लिखना है तो मैं ऐसा लिखूंगा 1.5 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय एन, और एग्जामिनर ने एन का वैल्यू भी देखो क्या लिखा है, 6 × 10⁻23, तो 1.5 10⁻⁴ अपॉन 6 × 10⁻23। ध्यान से सोचो, आंसर 10⁻⁻23 की टर्म्स में है, तो ये 15,000/6 तो 2500 × 10⁻⁻23 लिख दूं। और ध्यान से सोचो तो ये मेरे लिए पी का वैल्यू हो गया जो इन्होंने पूछा है, सो वैल्यू ऑफ पी इज नथिंग बट 2500। आसानी से एक इंटीजर यहाँ पर कैलकुलेट होकर आ गया, 2500 इज द आंसर, 2500 इज द आंसर, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि वेसल 1 कंटेन्स W2 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट X, डिसॉल्व किया है W1 ग्राम वाटर के अंदर, वेसल 2 के अंदर W2 ग्राम है, कोई और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट Y, उसको डिसॉल्व किया है W1 ग्राम, सेम अमाउंट ऑफ पानी के अंदर डिसॉल्व किया गया, बोथ द वेसल्स आर मेंटेन्ड एट सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर। कुछ डेटा है, X का मोलर मास 80 टाइम्स है, 80% है, 80% है ऑफ दैट ऑफ Y, और वेंटो फैक्टर X का 1.2 टाइम्स ऑफ Y फॉर द रिस्पेक्टिव कंसंट्रेशन, द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इन वेसल 1 कितना परसेंट है विद रिस्पेक्ट टू वेसल 2। देखो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, लिक्विड सॉल्यूशन से एक आसान क्वेश्चन है जे एडवांस के अंदर, या मैं कहूँ कि लिक्विड सॉल्यूशन से रेयर ही ऐसा कोई ईयर रहा होगा कि जब बहुत टफ कोई क्वेश्चन आए, हर बार बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड टाइप का ये क्वेश्चन पूछते हैं, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन पूछा है। कहता है जो डेटा दिया है मैं उसका यूज कर रहा हूँ, मोलर मास ऑफ X इज 80% दैट ऑफ Y, क्या मैं कुछ ऐसा कह दूं, लेट मोलर मास ऑफ Y, मैं Y का मोलर मास कुछ ऐसा ले लूं तो लेट से 100A, मैं 100A ले लेता हूं, तो मोलर मास ऑफ X 80% है, तो क्या वो 80A हो जाएगा, 80A हो जाएगा, ठीक है। X का वेंटो फैक्टर 1.2 टाइम्स है दैट ऑफ Y, तो मैं ऐसा लिख दूं वेंटो फैक्टर फॉर Y, मैं कुछ ऐसा मान लूं क्या, 1.2 टाइम्स है, तो मैं इसको कुछ ऐसा मान लेता हूं कि लेट से ये 10Z है, लेट से 10Z है,
तो वेंटो फैक्टर फॉर x कितना हो जाएगा 1.2 टाइम्स के कॉरस्पॉन्डिंग ये 12z हो जाएगा क्या? इतना पॉइंट पता लग गया। अब आपको ये भी पता होगा कि डेल्टा टीबी का एक जनरल एक्सप्रेशन है आई के बी इंटू स्मॉल एम, इसी का यूज करते हैं। देखना पहले वाले वेसल के लिए मैं डेल्टा टीबी वन लिख रहा हूँ, डेल्टा टीबी वन आई का वैल्यू एक्स के लिए लिख रहा हूँ, वेसल वन के लिए लिख रहा हूँ एक्स सॉल्यूट ऐड किया गया है, एक्स वाला इज नथिंग बट 12z, ठीक है। केबी का वैल्यू केबी रहने दीजिए क्योंकि केबी सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी है और दोनों में सेम अमाउंट ऑफ वाटर यानी बेसिकली वाटर ही ऐड किया गया, केबी को केबी रहने दीजिए। अब मोलैलिटी को देखना कैसे लिख रहा हूँ, मोलैलिटी क्या मैं ऐसा लिखूंगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट W2 अपॉन x का मॉलिक्यूलर वेट, x का मॉलिक्यूलर वेट इज 88 डिवाइडेड बाय W1 डिवाइडेड बाय 1000 देख पा रहे। अच्छा मैं इसको थोड़ा सा और रीअरेंज करके लिखूं तो ऐसा लिखूं 12z KB इसको लिखूं तो ऐसा लिखूं W2 अपॉन W1 इंटू 1000 वाला फैक्टर ऊपर चला गया, 80A नीचे रह गया, 80A नीचे रह गया, ठीक है। चलो मैं कलर चेंज करता हूँ, कौन सा लेंगे, ये ले लेते हैं डेल्टा TB2 कौन से वेसल के लिए लिख रहा हूँ, सेकंड वेसल के लिए। अब मैं कुछ ऐसा कहूंगा यहाँ पर सेकंड वेसल के लिए मैं बात करूं तो वेंटो फैक्टर का वैल्यू कितना है, आप ध्यान से सोचें तो अब की बार सेकंड वेसल में कितना सॉल्यूट ऐड किया गया है, y कोई सॉल्यूट कितना, वो वापस उन्होंने ऐड किया है W2 ग्राम, उन्होंने कितना ऐड किया है W2 ग्राम। चलो लिखते हैं, मैं डेल्टा टीबी लिख रहा हूँ, वेंटो फैक्टर y के लिए कितना है 10z, KB एज इट इज, क्या यहाँ पर भी ये लिखूंगा W2 अपॉन W1 इंटू 1000। अब जब y वाला लेते, ये y सॉल्यूट लेते तो उसका मोलर मास कितना लिखते 100A। और अब आप ध्यान से देखें, मैं यहाँ पर एक लाइन और लिख देता हूँ जिससे आंसर आ जाएगा डेल्टा TB1 डिवाइडेड बाय डेल्टा TB2। आप इन दोनों का रेशो ले सकते हैं क्या, और दोस्त इन दोनों का रेशो लेंगे तो ये 12 है, ये वाला पार्ट 12 है, z से z कैंसिल, नीचे 10 आ जाएगा, KB वाला पार्ट भी खत्म, 1000 वाला फैक्टर भी खत्म, a वाला फैक्टर भी खत्म, ये 100/80 हो जाएगा क्या, आप ध्यान से सोचें तो 100/80 हो जाएगा, 100 से 100 ये 12/8 हो गया, 12/8 हो गया क्या। अब कहता है ये डेल्टा टीबी वेसल वन कितना परसेंट है, आप ध्यान से सोचें, इंटू 100 करते हुए लिखेंगे तो पता है कितना परसेंट आएगा, डेल्टा TB1 विल बी 150% ऑफ डेल्टा TB2 तो यानी परसेंटेज वाइज कितना हो जाएगा 150। स्ट्रेट फॉरवर्ड था, थोड़ा सा बस कैलकुलेशन था, कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है ये। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बायोमॉलिक्यूल से क्वेश्चन उन लोगों ने पूछा जे एडवांस में, फॉर ए डबल स्ट्रैंड DNA वन स्ट्रैंड इज गिवन बिलो, ऐसा कोई स्ट्रैंड दे रखा है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्प्लिट द डबल स्ट्रैंड DNA इनटू सिंगल स्ट्रैंड DNA, किलो कैलोरी पर मोल में आपको आंसर देना है। बहुत आसान क्वेश्चन था, पता है इसमें एक थीम आपको पता है ना, पूरा क्वेश्चन आसान है। ऐसा लगेगा बायोमॉलिक्यूल में तो हमने कुछ DNA RNA पढ़ा भी नहीं, यदि आपने बहुत बेसिक पॉइंट भी पढ़ रखा है तो आप ये क्वेश्चन कर लोगे। कैसे, मैं सेम सीक्वेंसिंग करता हूँ, देखना सेम सीक्वेंसिंग आप कर लेंगे, कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं। ये एडेनाइन, ये ग्वानिन, ये थाइमिन, ये साइटोसिन, ये एडेनाइन, ये साइटोसिन, ये ग्वानिन, ये थाइमिन, ये एडेनाइन, ये ग्वानिन, ये थाइमिन और ये साइटोसिन। एक बार चेक कर लेते हैं, 3 3 6 7 8 9 10 11 12 13, 3 3 6 7 8 9 10 11 12 13, सही है। अब एक पॉइंट आपको क्या पता होना चाहिए, एडेनाइन थाइमिन के साथ 2 H बॉन्ड्स के थ्रू कनेक्ट होता है, ग्वानिन साइटोसिन के साथ 3 H बॉन्ड्स के थ्रू कनेक्ट होता है, थाइमिन एडेनाइन के साथ 2 के साथ, ये 3 के साथ, ये 2 के साथ, ये 3 के साथ, ये 2 के साथ, ये सॉरी 3 के साथ, ये 2 के साथ, ये भी 2 के साथ, ये भी 2 के साथ, ये भी 2 के साथ, सॉरी ये 3 के साथ, ये 2 बॉन्ड्स के थ्रू कनेक्ट होता है और ये साइटोसिन है तो ये ग्वानिन। आई थिंक आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन पता है तो आपको पता लग जाएगा मैंने किया क्या है। एडेनाइन थाइमिन 2 H बॉन्ड्स के थ्रू कनेक्ट होगा, ग्वानिन साइटोसिन 3 H बॉन्ड्स के थ्रू कनेक्ट होगा। अब सवाल वाला कहता है टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, तोड़ना है इसको, तोड़ना है। एडेनाइन थाइमिन का जो ये डबल स्ट्रैंड डीएनए ना, डबल स्ट्रैंड डीएनए इसको सिंगल स्ट्रैंड में बनाना है, इसको तोड़ दीजिए। तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, बस ये पूछा कितना एनर्जी चाहिए। दोस्त बहुत आसान है, मैं क्या लिखूं, मैं बहुत एक लाइन लिखूंगा बस, टोटल एनर्जी कितना चाहिए समझना।
एक एडेनाइन थाइमिन बेस पेयर का एनर्जी कितना दे रखा है? एक एडेनाइन थाइमिन का बेस पेयर का एनर्जी कितना दे रखा है? ध्यान से देखें तो 1 किलो कैलोरी दे रखा है, ठीक है 1। ऐसे कितने हैं एडेनाइन थाइमिन? 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, 7 लिख देता हूँ। एक पेयर में कितने बॉन्ड्स हैं? 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। या आप ऐसा सोच लीजिए, एडेनाइन थाइमिन के टोटल बॉन्ड्स काउंट कर लो। टोटल कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 बॉन्ड्स है। 14 बॉन्ड्स है, एक की एनर्जी कितनी है? 1, तो 1 × 14, ठीक है, ठीक है। चलो प्लस प्लस प्लस। अब ग्वानिन साइटोसिन के लिए एनर्जी कितना है? 1.5। अब ऐसे कितने चेक करो? 1 2 3 4 5 6, 6 क्या? 6 क्या? और एक में कितने बॉन्ड्स? 3। क्लियर है? कोई कहेगा मैं तो टोटल बॉन्ड्स काउंट करूंगा, कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 6 3 जा 18 ही आ रहा है क्या? और दोस्त जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे ना, यू विल गेट 41 किलो कैलोरी पर मोल। 41 किलो कैलोरी पर मोल। एक आसान क्वेश्चन, इसका आंसर आप आसानी से 41 लिख सकते हैं। यानी किया क्या? एक डबल स्ट्रैंड डीएनए को तोड़ने के लिए कितना एनर्जी चाहिए ताकि वो सिंगल स्ट्रैंड बन जाए? दैट इज 41 किलो कैलोरी पर मोल। आई होप आपको पता लग गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसी बात कर रहा है, हालांकि ये क्वेश्चन रेडियो एक्टिविटी से कम क्वेश्चन आते हैं, बट हाँ 2024 में आया क्वेश्चन। ए सैंपल इनिशियली कंटेन्स यूरेनियम 238 आइसोटॉप ऑफ यूरेनियम with some time some of the uranium 238 radioactive decays into lead 206 while rest of it remains undisintegrated। कुछ यूरेनियम 238 टूट गया lead 206 के अंदर, ठीक है। कहते हैं एज ऑफ सैंपल आप बता दीजिए, एज ऑफ सैंपल बता दीजिए, मास का रेशो दे रखा है, काम की बात, मोल्स का रेशो नहीं दिया, प्लीज ध्यान रखना है, मास रेशो दिया है। आइए इस क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। हाफ लाइफ वगैरह आपको गिवन है, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ यूरेनियम 238 कन्वर्ट किस में हो रहा है? लेड 206 के अंदर, ठीक है। T बराबर 0 पर यदि इसके A मोल्स हैं तो T बराबर T पे A में से X मोल्स खर्च हुए होंगे, तो ये X मोल्स बन गए होंगे। इतना पॉइंट आपको पता है, इतना पॉइंट आपको पता है। अब सुनना पॉइंट। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स रेडियोएक्टिविटी डिके फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, सो लैम्डा T इक्वल्स टू ln A0 अपॉन AT इंप्लाइज, क्या मैं लैम्डा को भी ln 2/T हाफ लिख सकता हूँ क्या? ln 2/T हाफ इनटू टाइम ln A0/AT। अच्छा A0/AT को भी आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो मैं इसको ये पार्ट लिख सकता हूँ क्या? ln A0 इनिशियली A मोल्स अपॉन A माइनस x, ln A अपॉन A माइनस x। तो दोस्त क्या मैं यहाँ से इंप्लाइज टाइम पीरियड जो मुझे चाहिए वो मेरे पास कुछ ऐसा आएगा क्या? ln या T हाफ डिवाइडेड बाय ln 2, और ये पार्ट मैं लिखा हूँ ln A अपॉन A माइनस एक्स। टी हाफ का वैल्यू मेरे पास क्वेश्चन में गिवन है, कहीं से A अपॉन A माइनस एक्स का वैल्यू आ जाए तो मेरा सवाल खत्म हो जाएगा क्या? अब समझना, मास का रेशो दिया है किस किस का? मास ऑफ लेड अपॉन मास ऑफ यूरेनियम का रेशो है 7। क्या मैं इसी चीज को ऐसा लिख दूं क्या दोस्त? ध्यान से देखें तो मास इज नथिंग बट मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट। तो लेड के मोल्स कितने हैं? x, तो ये पॉइंट ऐसा दे रखा है x इंटू 206 डिवाइडेड बाय यूरेनियम के लिए मोल्स a माइनस एक्स इंटू उसका मास है 238 एंड दैट वैल्यू इज 7। इसी को थोड़ा सा रीअरेंज करूं तो ऐसा लिख सकता हूं क्या? a माइनस एक्स अपॉन x विल बी इक्वल्स टू 1/7, और मैं जस्ट उल्टा करते हुए लिख रहा हूं तो ये डिनोमिनेटर में 238 होगा और ऊपर 206 आ जाएगा क्या? ऊपर 206 आ जाएगा क्या? क्लियर है? सही है। अब हमें यहाँ से पता है क्या फाइंड करना है? आप दोनों साइड है ना प्लस ऑफ 1 कर दीजिए, आपको आंसर बैठ जाएगा, और उल्टा कर दीजिए तो a अपॉन A माइनस एक्स का वैल्यू पता है रफली कितना आता है? 9.08, और टू बी प्रिसाइज 9.087, टू बी प्रिसाइज। a अपॉन A माइनस एक्स अपॉन x से a अपॉन A माइनस एक्स मैंने निकाला, प्लस 1 कर दिया दोनों साइड और उल्टा कर दिया, आपके पास वैल्यू आ जाएगा। क्लियर है? अब वैल्यू को यहाँ सब्सटीट्यूट करते हैं, मैं कलर चेंज करता हूं ताकि आप देख पाए। इंप्लाइज टाइम पीरियड जो मुझे चाहिए, टी हाफ कितना दे रखा है? मुझे दे रखा है 4.5 इंटू 10⁹ डिवाइडेड बाय ln 2 को मैं लिख रहा हूँ 0.693 ln
9.087। हालांकि इस कैलकुलेशन बहुत आसान नहीं है, बट जी एडवांस ने पूछा, करना भी पड़ेगा। इसका आंसर है रफली आता है 143.30 इंटू 10 टू द पावर किसकी टर्म्स में पूछ रहा है वो, 8 की टर्म्स में, तो इंटू 10 टू द पावर 8 ईयर्स, इंटू 10 टू द पावर 8 ईयर्स, तो हमें अप्रोक्सीमेट आंसर जो पी का हो जाएगा दैट कम्स आउट टू बी 143। बट मैं आपको एक और पॉइंट अच्छी बता देता हूँ, जे एडवांस ने इस क्वेश्चन में एक अच्छा खासा रेंज दिया था, क्योंकि जे एडवांस कभी भी आपसे कैलकुलेशन चेक नहीं करवा रहा, वो कॉन्सेप्ट देख रहा है। यदि आपने इसमें थोड़ी बहुत एरर भी की होगी ना तो एक्सेप्टेबल है, क्योंकि उनके आंसर्स का एक रेंज था, एग्जैक्ट 143 आंसर नहीं था, उसमें एक रेंज था। बट हाँ, इसका करेक्ट आंसर 143 आ जा रहा है, 143 इंटू 10 टू द पावर 8। क्लियर है? एक अच्छा क्वेश्चन, रेडियो एक्टिविटी से कभी कभी आते हैं, बट आया हुआ क्वेश्चन। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है अमंग द कॉम्प्लेक्सेस, बहुत सारे कंपाउंड्स आपको दे रखे हैं और कहता है नंबर ऑफ स्पीशीज विद टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। आपको टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के बारे में कमेंट करना है, ठीक है? आपको sp3 चाहिए। आइए चेक करते हैं। देखो, बहुत स्टैंडर्ड कंपाउंड जो आप जानते हैं दैट इज p4 इज नो डाउट sp3, p4 इज नो डाउट sp3। CuCN4 3 माइनस, आइए इस कॉम्प्लेक्स के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। CuCN4 3 माइनस CuCN4 3 माइनस, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ यहाँ कॉपर +1 में है, कॉपर +1 में यानी 3d10 कन्फिग्रेशन है, 3d10 कन्फिग्रेशन है, तो डेफिनेटली ये कॉम्प्लेक्स भी कैसा आएगा, sp3 आएगा। ये कॉम्प्लेक्स भी कैसा आएगा, sp3, यानी ये कॉम्प्लेक्स भी कैसा हो गया, sp3 हो गया। ठीक है सर। ICl4 माइनस कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात है नहीं, आयोडीन के कॉरस्पॉन्डिंग 4 क्लोरीन है, माइनस है, 2 लोन पेयर हैं और माइनस, क्या मैं इसको आसानी से sp3d2 कह दूं, स्क्वायर प्लेनर है, तो स्क्वायर प्लेनर है। ठीक है सर। PdCl4 2 माइनस, मैं यहाँ पे लिखता हूँ PdCl4 2 माइनस, PdCl4 2 माइनस 4d और 5d सीरीज के साथ कैसा भी लिगेंड आए स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह होगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। 4d8 के साथ यहाँ जो जाएगा दैट वुड बी DsP2, पैलेडियम +2 के अंदर है, 4d8 में नो डाउट ये DsP2 बनाएगा। अगेन इट इज स्क्वायर प्लेनर। ठीक है सर, ठीक है। PCl4 प्लस, कोई सोचने की जरूरत नहीं, फॉस्फोरस पे 4 क्लोरीन है, आसानी से sp3 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। XCF4, मैं XCF4 पर आता हूँ, इधर आता हूँ। XCF4, क्या XCF4 ICl4 माइनस की तरह रहेगा क्या? 2 लोन पेयर, 4 फ्लोरीन, ये 2 लोन पेयर हैं, ये भी रहेगा स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, sp3d2 के साथ रहेगा, sp3d2 के साथ ये भी स्क्वायर प्लेनर। चलो हटाओ। अब बारी आती है COCN3NO। मैं कोबाल्ट की इस कॉम्प्लेक्स की बात करता हूँ थोड़ी सी। CO, देखना मैं इधर लिख रहा हूँ, CO3NO, क्या मैं कहूँगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ है, कोबाल्ट 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, 3d74s2, S के 2 इलेक्ट्रॉन्स भी अंदर डाल दीजिए और एक और रह जाएगा। मैं कैसे, देखना पेयरिंग करवा रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9, S के 2 इलेक्ट्रॉन्स भी अंदर डाल दिए, तो भी क्या मैं कहूँगा यहाँ पर ये 4s, ये S 4s, ये 4p, अब यहाँ पर sp3 बोल दूंगा, क्या sp3, ये कॉम्प्लेक्स भी कैसा नजर आएगा आपको, sp3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इलेक्ट्रॉन्स अंदर चले भी गए तो। ठीक है सर, ठीक है। अब बारी आती है कॉम्प्लेक्स की। पहला ही कॉम्प्लेक्स जो जेई ने दिया और मैं इसको लास्ट में डिस्कस कर रहा हूँ, इसके पीछे एक रीजन है, खास रीजन है। एक ये ट्रांजिएंट कंपाउंड है, इसके बारे में खुल के कहीं बहुत ज्यादा जिक्र नहीं है, आइए हम भी जिक्र करते हैं। अच्छा, एक और बात, मैं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता हूँ। कैसे? कहते हैं नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, समझना टेट्राहेड्रल कौन कौन सी है, मैं टिक करता हूँ। P4 टेट्राहेड्रल है, ये कॉम्प्लेक्स मेरे पास sp3 के साथ टेट्राहेड्रल है, ये मेरे पास sp3 के साथ टेट्राहेड्रल है, और आपने इसको sp3 कहा है, मैंने इसको sp3 कहा है, तो मेरा आंसर 4 आ गया क्या? तो मेरा आंसर बहुत आसानी से 4 आ गया, मैं खुश हूं। बट शायद जेई ने कहा कि चलो मान लिया हमने एक ऐसा कॉम्प्लेक्स दिया जिसपे आप खुल के चर्चा नहीं कर पा रहे, मान लिया कि हमने एक ऐसा कॉम्प्लेक्स दिया जिसपे आप खुल के चर्चा नहीं कर पा रहे, तो हम चेक करते हैं। आइए एक बार आप और हम मिलकर चेक करते हैं, फिर इस कॉम्प्लेक्स के बारे में कमेंट करेंगे। देखना, मैं इस कॉम्प्लेक्स को थोड़ा सा यहाँ डिस्कस करने जा रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स इज COCN4 4 माइनस, क्या मैं कहूँगा कोबाल्ट 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में 3d7 4s2 है क्या? कोबाल्ट यहाँ पर 3d7 4s2 है क्या? अब समझना पॉइंट क्या है,
क्या मैं वापिस से कहानी कुछ ऐसी कहूंगा क्या? कहानी कुछ ऐसी कहूंगा क्या? कैसे? 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, 7 इलेक्ट्रॉन्स थे ना, आप पेयरिंग करवा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप पेयरिंग करवाइए ना। 1 2 3 4 5 6 5 6 7 8 और 1 9। s के इलेक्ट्रॉन्स भी अंदर डाले डी में, जैसे यहाँ पर डाले, और ऐसा करने से तो सर ये 4s और ये 4p, ये 4s और ये 4p, 1 2 3 4, आप खुलेआम इसको क्या बोल दीजिए? sp3। आप खुलेआम कह दीजिए sp3। बट किसी के मन में ये डाउट आएगा, सर हमने तो एक्साइटेशन थ्योरी भी पढ़ रखी है, हमने तो एक्साइटेशन थ्योरी भी पढ़ रखी है क्या, कि इस 3d का एक इलेक्ट्रॉन, इस 3d के एक इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन गेट्स एक्साइटेड किसमें? आगे ये 4s 4p 4d में इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर दें तो पता है इसकी ज्योमेट्री कैसी बन जाएगी? dsp2। कैसे? इस 4s के एक इलेक्ट्रॉन को, 4s के एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर दीजिए, कहां पर? आप 4p में भी कर देंगे ना, 4p में भी, तो भी ज्योमेट्री कैसी बन जाएगी? dsp2। ये तो स्क्वायर प्लेन बन जाएगा। अरे एक बात बोलो कि एक्साइट करूंगा या नहीं करूंगा? नहीं बोल रहा, मैं नहीं बोल रहा। क्या sp3 dsp2 क्या बोलूं? अरे मैं क्या, जेई ने भी कहा यदि आप इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं कि sp3 या dsp2, तो हम इसका आंसर 2 देंगे, जेई ने इस क्वेश्चन का ध्यान रखना, प्लीज ध्यान रखना, 2024 में पेपर 2 में जो क्वेश्चन था, इसका जेई ने 2 आंसर दिया। जेई ने कहा कि आपको ये कॉम्प्लेक्स बहुत संदिग्ध लग रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं, आपको ये बहुत क्लियर कट है ना, 1 2 3 4 आंसर। कोई कहेगा नहीं मैंने तो ऐसा कुछ सोचा, तो ये मेरे को sp3 लग रहा है, तो जेई ने कहा बहस नहीं करेंगे यार, मान लिया कि हमने ऐसा कॉम्प्लेक्स दिया जिस पे आपको डाउट है, दोनों आंसर देंगे। दैट इज द ब्यूटी ऑफ जेई एडवांस। पेपर बनाने वाले बहुत समझदार लोग, वो ज्यादा बहस नहीं करते यार, उन्हें लगता है कि हाँ ठीक है, जो बात रखी जा रही बहुत वैलिड है, वो सारी बातों को कंसिडर करते हैं। तो इसके करेक्ट आंसर, इसके आंसर्स 4 और 5 थे। कोई कहेगा सर इसके बारे में तो बताओ, sp3 बोलूं या dsp2? नहीं बोल रहा, बहुत ज्यादा खुल के मैं कमेंट क्या कोई भी नहीं कर पाएगा, तो प्लीज आप इसको ध्यान रखना, 4 और 5 दोनों आंसर कंसिडर है। ऐसे ट्रांजिएंट कंपाउंड के बारे में बहुत ज्यादा टेंशन लेने की भी आपको बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। आई होप ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड P हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6O3 गिव्स फेरिक क्लोराइड टेस्ट। ओहो, फेरिक क्लोराइड टेस्ट, मेरे को फिनोल की याद आ रही है। आइए एक बार इसका DU चेक कर लेते हैं, और ध्यान से सोचो तो इसका DU कुछ ऐसा आ रहा है क्या? 7 3 4 आ रहा है क्या? DU 4 आ रहा है क्या? फेरिक क्लोराइड टेस्ट दे रहा है तो कहीं ना कहीं वो कंपाउंड कुछ ऐसा है क्या? कहता है, एक और लाइन लिखी, एंड डज नॉट फॉर्म इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग। एडजेसेंट लगाता तो एच बॉन्डिंग हो जाती, तो OH लगा दूं, खुलेआम फिनोल का या न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट दे देगा, कोई दिक्कत नहीं। बट अगली लाइन मुझे परेशान कर देती है। अगली लाइन कहती है द कंपाउंड P रिएक्ट्स विद 3 इक्विवेलेंट ऑफ NH2OH। ओ माय गॉड, हाइड्रोक्सिलामाइन के साथ रिएक्शन है, ये तो नहीं करेगा, बट इसका टोटोमर करेगा। अरे इसमें टोटोमेरिज्म करवाना है मेरे दोस्त, इसमें टोटोमेरिज्म करवाना है। क्या इसका टोटोमर ये है क्या? आप ध्यान से देखिए, क्या इसका टोटोमर ये है क्या? क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि आप इसके अंदर NH2OH के साथ रिएक्शन करवाते ना, तो वाटर का रिमूवल करने के बाद आपको कंपाउंड ऐसा मिलता है, डबल बॉन्ड NOH, डबल बॉन्ड NOH, डबल बॉन्ड NOH। दिख गया क्या? ठीक है सर, ठीक है। 3 इक्विवेलेंट लिखा भी है उसने खुलेआम, ठीक है, 3 लिख देते हैं। अब आगे पढ़ते हैं। टू प्रोड्यूस ऑक्साइम, क्यों? ये ऑक्साइम आ गया, बहुत बढ़िया बात है। अब कहता है ट्रीटमेंट ऑफ P विद एक्सेस ऑफ मिथाइल आयोडाइड, दिस इज P इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम। समझना, सबसे पहले बेस आएगा, बेस एक्टिव मिथाइलिंग ग्रुप से H ले जाएगा, और फिर इस पे कौन अटैक करेगा? मिथाइल आयोडाइड। एक मिथाइल लग गया क्या? पर सवाल वाला कहता है अरे भैया एक मत लगाओ, बहुत सारे हैं, खुलेआम हम बांट रहे हैं मिथाइल आयोडाइड, खुलेआम। बेसिक मीडियम है, एसिडिक H चुराएगा, एसिड बेस रिएक्शन करने में तो बहुत मजा भी आएगा। एक्सेस ऑफ मिथाइल आयोडाइड है, जितने भी अनायन बनाइए सब पर मिथाइल चिपका दीजिए, ये काम बार बार रिपीट करवाइए। मिथाइल आयोडाइड विद KOH, जहां जहां H नजर आए हटा डालो और मिथाइल चिपका डालो,
क्या इतना पॉइंट पता लग गया क्या? इतना पॉइंट पता लग गया क्या? कहते हैं आर कंपाउंड, दिस इज आर। मैं खुश हूँ, कोई दिक्कत नहीं। कहानी अब स्टार्ट होगी, आपको मजा आएगा। कहते हैं रिएक्शन ऑफ आर विद एक्सेस आइसोब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस गिव्स कंपाउंड एस। एस के अंदर बताना है कितने मिथाइल ग्रुप हैं। आप इसकी रिएक्शन है ना आइसोब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ करवाइए। देखना मैं कंपाउंड कहाँ लिखूं, मैं थोड़ा सा यहाँ लिखता हूँ, और वो भी किसके अंदर है, ध्यान से देखना, एक्सेस के अंदर है दोस्त, एक्सेस के अंदर है। समझना पॉइंट। मैं यहाँ लिखता हूँ, दिस इज आइसोब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। कुछ ऐसा होगा क्या, ये पार्शियल माइनस इस कीटोन पर करेगा अटैक और बॉन्ड माइग्रेट कर जाएगा, ये पार्शियल माइनस इस कीटोन पर करेगा अटैक और बॉन्ड माइग्रेट कर जाएगा। क्या एक पार्ट मैं आपको दिखाऊं, एक पार्ट O माइनस को Hb दे दिया, और ये आइसोब्यूटाइल ग्रुप यहाँ आ गया क्या, ये दो मिथाइल एज इट इज, कोई कहेगा एक्सेस में तो बाकी कीटोन पे भी तो होगी रिएक्शन, मैं कहूंगा करवा देते हैं। ये रहा OH, मैं कहूंगा ये रहा OH, ये बन गया क्या कंपाउंड। देखो क्या डरावना सा कंपाउंड बनाने की कोशिश की, और बहुत ज्यादा डरावना नहीं। क्या क्या करवाया, मिथाइल आयोडाइड इन बेसिक मीडियम, हर जगह मिथाइल चिपका दिया। फिर आइसोब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करवाइए, और सवाल कहता है जो ये एस कंपाउंड बना है, दिस इज एस कंपाउंड, कहता है कि आप मुझे बता दो कितने मिथाइल ग्रुप हैं, कितने CH3 ग्रुप हैं। आइए काउंटिंग करते हैं, समझना। 6 तो ये नजर आ गई क्या, 1 2 3 4 5 6, बहुत बढ़िया। 7 8 9 10 11 12, ओ माय गॉड 12 से हमारा आंसर आ चुका है। करेक्ट आंसर इज 12। आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। एक अच्छा क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगेन एक पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है। कहता है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड P विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C9H18O2 डिकलराइजेस ब्रोमीन वाटर, यानी अनसैचुरेशन का टेस्ट दे रहा है, एंड ऑल्सो शोज पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट, मिथाइल कीटोन वगैरह भी हो सकता है, आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है। पी की ओजोनलिसिस करवाते हैं H2O2 के साथ, यानी ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस की बात कर रहे हैं। क्यू और आर देते हैं, क्यू कंपाउंड आइडोफॉर्म देता है, आर नहीं देता। क्यू और आर की ऑक्सीडेशन करवाते हैं पीसीसी के साथ, फॉलोड बाय हीटिंग, एसओटी मिलता है। एसओटी दोनों आइडोफॉर्म दे रहे हैं, बहुत जबरदस्त बात कह रहा है। कहता है एसओटी में कितने ऑक्सीजन एटम है। बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बहुत शानदार क्वेश्चन। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। कहता है सबसे पहले इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के कॉरस्पॉन्डिंग आप DU निकाल लीजिए। इसका DU कुछ ऐसा आ जाएगा, DU1 आ गया क्या, DU1 डबल बॉन्ड है, अनसैचुरेशन का टेस्ट है, बिल्कुल सही जा रहे हैं। अब समझना, नो कार्बन DU1। यदि मैं रिंग बनाता हूं, समझना मेरा पॉइंट सुनना, यदि मैं रिंग बनाता हूं तो दिक्कत क्या है, रिंग बना दूंगा तो अनसैचुरेशन का टेस्ट नहीं लगा पाओगे, इसलिए रिंग मत बनाना। कोई कहेगा मैं 6 की रिंग बनाऊंगा, अबे तुम कितने की रिंग बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लीज मेरी बात सुनना, आप रिंग मत बनाना। क्यों? क्योंकि अनसैचुरेशन का टेस्ट नहीं लगा पाओगे, यानी ओपन चेन कंपाउंड है। थॉट समझना, ओपन चेन कंपाउंड है। चलो सर शुरुआत कहां से करूं? मैं शुरुआत कुछ यहां से कर रहा हूं, DU को हटा देता हूं क्योंकि मुझे कुछ स्पेस चाहिए इसको करने के लिए। चलो मैं यहाँ पे नो कार्बन की चेन बनाता हूँ। कितने हो गए, 3 3 6 7 8 और 1 9, ठीक है, नो कार्बन की चेन है। अब मुझे अनसैचुरेशन एक डबल बॉन्ड भी लगाना है, पता नहीं, बट कहता है कि आइडोफॉर्म टेस्ट दिखता है, तो मैं यहाँ पर एक OH लगा दूं क्या? यहाँ पर आइडोफॉर्म नहीं मिलना चाहिए तो यहाँ पर एक OH लगा दूं, और एक एक कार्बन छोड़ के मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया। मैंने ऐसा कुछ कंपाउंड सोचा, कैसे सोचा, ओपन चेन है, कैसे सोचा, अनसैचुरेशन का टेस्ट लगाना है। OH यहाँ पर ही क्यों लगाया? क्योंकि एक साइड से आइडोफॉर्म मिलना चाहिए था, दूसरी साइड आगे पढ़ के कहता है कि नहीं मिलना चाहिए, तो उसको यहाँ पर लगा दिया। डबल बॉन्ड था, एक डबल बॉन्ड यहाँ पर लगा दिया। ठीक है सर। अब कहता है आप इसके अंदर है ना, आप इसके अंदर ओजोनोलिसिस करिए फॉलोड बाय H2O2। अब देखो मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ, ओजोनोलिसिस फॉलोड बाय H2O2, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। डबल बॉन्ड तोड़ो, O जोड़ो, एल्डिहाइड के H को भी OH बना दो, क्या कंपाउंड ऐसा नजर आएगा? ये रहा OH, ये कार्बन, और ये COH प्लस यहाँ से भी COH, ओह चलो COH, ये कार्बन एज इट इज, ये रहा OH, और ये दो कार्बन। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। कहता है कि Q और R मिलते हैं आपको, ठीक है सर, हमें नहीं पता अभी Q और R कौन से, आप पढ़ते हैं। Q कंपाउंड आइडोफॉर्म देता है तो डेफिनेटली ये कंपाउंड आइडोफॉर्म देगा तो ये मेरा Q हो जाएगा, ये कंपाउंड आइडोफॉर्म नहीं देगा तो ये मेरा R हो जाएगा। ठीक है सर,
फिर कहता है क्यू और आर का ऑक्सीडेशन करवाओ पीसीसी के साथ। क्या पीसीसी के साथ हीटिंग करवाकर CO2 का रिमूवल करना है? पीसीसी के साथ हीटिंग करवाकर CO2 का रिमूवल करना है। पीसीसी 2 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेगा कीटोन में, पीसीसी 2 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेगा कीटोन में, और आप रिमूवल किसका करेंगे? CO2 का। ऑक्सीडाइज करेंगे, CO2 का रिमूवल करेंगे, तो आपको ये कंपाउंड एसीटोन मिलेगा। कैसे किया फिर समझना, ये कीटोन बना, मैं एक स्टेप लिख के दिखा देता हूँ, देखना। पहले जब सिंपली पीसीसी डाला होगा तो ये बना होगा, और इसमें जब हीटिंग कर दी होगी तो यहाँ से CO2 निकल के बन गया। क्या क्लियर है? क्या ये एरो ऐसे घुमा लो, ठीक है। चलो सेम इसी तरह ये कीटोन बना होगा, CO2 यहाँ से रिमूव हो चुका होगा, 1 2 3 4 कार्बन के साथ ये बॉन्ड बन गया होगा। अब कहता है बोथ SNT शोज पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। कोई एक S हो गया, कोई एक T हो गया, हम तो खुश हैं SOT बनाते हुए। क्वेश्चन नंबर 14 में कहते हैं सम ऑफ द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन SNT। SOT, S कहाँ है? S कहाँ है? ये रहा, एक ऑक्सीजन। T में कितना? एक और एक, दो मेरा आंसर आ चुका है। ओ माय गुडनेस, दो मेरा आंसर आ चुका है। एक अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बट इसको मैंने खूबसूरती से किया है सॉल्व, बट आई थिंक आप भी समझ गए होंगे। सवाल यहाँ पर खत्म नहीं हुआ, सवाल का अगला पॉइंट समझना। मैं अगले पेज पे चलता हूँ। हाँ, कहता है कंप्लीट पॉलीमराइजेशन ऑफ 500 मोल Q, 500 मोल R गिव 1 मोल ऑफ सिंगल एसाइक्लिक कोपॉलीमर। मतलब कहता है कि 500 मोल Q के लीजिए, 500 मोल R के लीजिए, एक मोल क्या मिल रहा है? कोई U मिल रहा है, वो भी एसाइक्लिक। रिंग नहीं है, अभी भी कोई रिंग नहीं है। इसका थॉट आपको यहाँ से भी लग जाता, बट हमने पहली लाइन से इसको डिकोड कर लिया। ठीक है सर, ठीक है। अब समझना, मेरे को वेट ऑफ U लिखना है। सवाल यही पूछ रहे हैं ना, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ U। वेट कैसे लिखूंगा? Q और R कंबाइन हो रहे हैं ना, तो वेट ऑफ Q प्लस वेट ऑफ R। जब कंबाइन होंगे तो कंडेंस होंगे तो किसका रिमूवल? पानी का रिमूवल। तो माइनस पानी का वेट ऑफ वाटर रिमूवल। अब क्या करूं? वेट ऑफ Q लिखते हैं। Q कहाँ है हमारे पास? अगले पेज पे चलते हैं। Q मेरे पास ये कंपाउंड बना था, R मेरे पास ये कंपाउंड बना था। क्लियर है? क्या मैं ऐसा लिखूंगा? Q के मोल्स कितने? 500। Q के मोल्स कितने? 500, उसका मॉलिक्यूलर वेट। आप इस कंपाउंड का जब मॉलिक्यूलर वेट लिखेंगे तो यू विल गेट 104, इसका 1118। ठीक है, आप चेक कर लेना। वेट ऑफ R में लिखूंगा तो 500 इंटू 118। अब ये मल्टीप्लीकेशन रफली 59,000 हो जाता है, ये 52,000 हो जाता है। ठीक है। अब कहते हैं वेट ऑफ वाटर समझना। वेट ऑफ वाटर मतलब कैसे लिखता हूँ? 2 इंटू 500 मोल्स माइनस ऑफ 1, एक मोल कम कर दिया क्योंकि पानी उससे निकल गया, इंटू पानी का मॉलिक्यूलर वेट 18, और अभी वैल्यूज को जब आप यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे, दैट इज वेट ऑफ U लिखेंगे, दैट इज वेट ऑफ W, ये वेट ऑफ Q 52,000 प्लस 59,000 माइनस वेट ऑफ वाटर, दैट वेट ऑफ वाटर। तो आपका आंसर अब आसानी से यहाँ पर आ जाएगा, जो गिवन है दैट इज 93018। एक अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा सा पॉलीमर का कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज कर लिया था। आई होप आपको पता लग गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है, पैराग्राफ टाइप का क्वेश्चन है, व्हेन पोटेशियम आयोडाइड इज एडेड टू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम फेरीसाइनाइड, ए रिवर्सिबल रिएक्शन ऑब्जर्व्ड इन व्हिच अ कॉम्प्लेक्स P इज फॉर्म्ड। ठीक है, हम पहले इसी का यूज करते हैं। कहते हैं पोटेशियम आयोडाइड, मैं क्वेश्चन नंबर 16 की बात करने जा रहा हूँ। पोटेशियम आयोडाइड Ki की रिएक्शन पोटेशियम फेरीसाइनाइड K3FeCN6 के साथ रिएक्शन हो रही है। कहता है रिवर्सिबल रिएक्शन इज ऑब्जर्व्ड, ए कॉम्प्लेक्स P इज फॉर्म्ड एंड दैट कॉम्प्लेक्स इज वेरी स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स इज K4FeCN6, और यहाँ से Ki3 बाहर। अब रिएक्शन को बैलेंस कर लेता हूँ। 3 आयोडीन है तो 3 लिख देता हूँ, ये 2 लिख देता हूँ, और ये 2 लिख देता हूँ। 4 2 8, 3 2 6, और 6 और 3 2 6 7 8 9 और 1 9। रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है, एंटायर रिएक्शन इज बैलेंस्ड। कॉम्प्लेक्स जो बनेगा P K4FeCN6 बनेगा, दिस इज P। ठीक है, अब सवाल क्या पूछ रहे हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटेशियम आयोडाइड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ P। 2 मोल P के बनने के लिए कितने मोल खर्च हो रहे हैं? 3 मोल। तो 16 का आंसर तो आसानी से कितना आ गया? 3 आ गया। ठीक है सर,
अब 17 की बात करते हैं। 17 की बात करना कहता है, अच्छा एक लाइन और लिखी थी इन लोगों ने, कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन द फॉरवर्ड रिएक्शन कंप्लीटली टुवर्ड्स पी, यानी रिएक्शन फॉरवर्ड आएगी जब आप एसिडिक मीडियम यूज करेंगे। ठीक है, कहता है एडिशन ऑफ ZnCl टू P इन ए स्लाइटली एसिडिक मीडियम रिजल्ट्स ए स्पेरिंगली सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स Q। Q के बारे में बताइए। अब सुनना, आप ZnCl2 डाल रही हैं किसके अंदर, P के अंदर, K4FeCN6, एक बहुत जेई का पुश्तैनी कॉम्प्लेक्स बनता है, दैट इज K2Zn3FeCN6 whole twice. This is white precipitate, this is white precipitate. नो डाउट ये क्यू बन जाएगा, नो डाउट ये क्यू बन जाएगा, K2Zn3FeCN6 होल ट्वाइस। सवाल कहता है नंबर ऑफ जिंक आयंस प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्यू, क्यू में कितने, 3। मैं 3 लिख देता हूँ, बट कमाल की बात, ये एडवांस का जब आंसर आया तो आंसर 2 और 3 था, या मैं कहूँ 2 और 3 था, 2 और 3 क्यों? एक पॉइंट आपको बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी की जो लैब मैनुअल है ना, उन्होंने पता है क्या किया है, ये रिएक्शन हालांकि होती है जब K4FeCN6 एक्सेस के अंदर हो, और एनसीईआरटी के लैब मैनुअल में एक रिएक्शन उन लोगों ने दे रखी है, शायद जेई ने उसी को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए एक आंसर और दिया कि K4FeCN6 इसकी जब रिएक्शन होगी ना तो कॉम्प्लेक्स आपके पास बन जाएगा Zn2FeCN6। ये क्यों कंपाउंड व्हाइट प्रेसिपिटेट, नो डाउट व्हाइट प्रेसिपिटेट। यानी पॉइंट क्या है कि स्टैंडर्ड रिएक्शन है, अक्सर पढ़ाई भी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ZnCl2 की रिएक्शन K4FeCN6 के साथ एक्सेस में कंपाउंड बन जाता है K2Zn3FeCN6 होल ट्वाइस। ठीक है, 3 आयंस थे, 3 लिख दिया, बट एनसीईआरटी की लैब मैनुअल में एक रिएक्शन और दी रखी है ZnCl2 की K4FeCN6 के साथ, तो Zn2FeCN6 बनता है, तो उसके अंदर 2 ही है। तो आंसर जेई ने बहस ना करते हुए दोनों आंसर दे दिए, जिसने 2 लिखा उसका भी सही, 3 लिखा उसका भी सही। आई होप ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा, इसलिए आंसर में यहाँ 2 और 3 लिख रखा है। ठीक है, यानी जे एडवांस की खास बात है कि वो ऐसे बहस नहीं करते, जिसमें भी डाउट लगता है, क्वेश्चन मार्क लगता है, तो वो आंसर कंसिडर करते हैं, या पॉसिबल जो भी बेस्ट आंसर हो सकते हैं वो सारे आंसर देने की कोशिश करते हैं। आई होप ये वीडियो सॉल्यूशंस आपको पसंद आए होंगे, और मिलते हैं फिर अगले सेगमेंट में। थैंक यू।